सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका से हमने काफी जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ लिए हैं और बहुत अच्छे से हमने उनके भावार्थ समझ लिए हैं। काफी जो कविताएं हैं पढ़ी है और उनके प्रश्नों उत्तर भी हमने लगभग काफी सारी कविताओं के कर लिए हैं। और आशा करती हूँ कि आप उन पाठों को अपने घर में रिवीजन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम आपका चैप्टर लेंगे आपकी वितान पाठ्य पुस्तिका, यानी कि जो आपकी दूसरी पाठ्य पुस्तिका है वितान भाग 2। उसमें हमने पहला वाला चैप्टर था आपका सिल्वर बेडिंग, वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका दूसरा चैप्टर जो कि है जूझ, इसे हम पढ़ेंगे और ये लिखा गया है आनंद यादव जी द्वारा। चैप्टर बहुत ही ज्यादा लेंदी है, बहुत बड़ा है, तो बहुत सारी चीजें इस पाठ में हैं। इसमें आप देखेंगे ये एक छोटे से बच्चे की कहानी है कि किस तरह से एक छोटा सा बच्चा स्कूल यानी कि स्कूल का जो महत्व है, विद्यालय का महत्व, शिक्षा का महत्व आप इस पाठ से समझेंगे कि बच्चे की जो ललक है, बच्चे की इच्छा जो है वो उसको कैसे पूर्ण करता है, किस तरह से वो अपनी इच्छा के लिए, पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए वो लालायित है। और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पाठ भी है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आप जब इसको अपने आप से जोड़कर देखेंगे, अपने आप से जोड़कर इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट, बहुत ही ज्यादा मजा इस पाठ को पढ़ने में आने वाला है। तो शुरू करेंगे हम आज का चैप्टर। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन पाठों में हमें ना तो शब्दार्थ ढूंढने होते हैं और ना ही अन्य कोई चीज, हमें केवल प्रश्नों के उत्तर इस पाठ से देने होते हैं। तो जब आप पाठ को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो प्रश्नों के उत्तर देना आपके लिए आसान हो जाता है। तो पाठ को शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। देखिए, जैसे कि आपके पाठ का नाम है जूझ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जो छोटा सा बच्चा है, यहाँ पर एक जो पशु है, भैंस जो है, उसकी फोटो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और बच्चा उसकी पीठ पर लिख रहा है। तो आपको क्या इस तस्वीर से, क्या इस जो यहाँ पर एक चित्र आपकी ही पाठ्य पुस्तिका से जो ये लिया गया है, क्या आपको थोड़ा बहुत इस पाठ से, इस चित्र से समझ में आ रहा है? और जूझ शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? क्योंकि अब आप 12th क्लास में हैं, तो जब आपके पास आपकी कल्पना शक्ति इतनी ज्यादा अब हो जाती है कि आप कई चीजें अपने मन से बता सकते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि इस फोटो के बारे में, इस चित्र के बारे में आप यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखिए, तो वो आप आसानी से लिख सकते हैं कि क्या आखिर क्यों ये बच्चा यहाँ पर इस तरह के काम कर रहा होगा। और जूझ जो शब्द है उस पर भी आप काफी कुछ बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इन दोनों से ही हमें पता चल रहा है कि जो बच्चा है वो कितना डेडिकेटेड है अपनी पढ़ाई के लिए, कितना उसको वो कितना पसंद करता है पढ़ना लिखना, उसको कितना ज्यादा पसंद है। तो हम शुरू करते हैं ये पाठ। और भी बहुत सारी चीजें आपको इस पाठ में पढ़ने को मिलने वाली हैं, समझने को मिलने वाली हैं। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। ये आनंद यादव जी द्वारा लिखा गया चैप्टर है। वो बता रहे हैं उस बालक के बारे में, उस बच्चे के बारे में कि पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। ये बात शायद काफी पहले समय की है, क्योंकि तब शायद बच्चों को इतना पढ़ने के लिए स्कूल भेजने का कोई ज्यादा माँ बाप में, परिवार वालों में इंटरेस्ट इतना नहीं था। वो वही काम वो अपनाते थे जो उनके माता पिता, उनके बड़े बुजुर्ग घर के किया करते थे, वो उसी में अपने माता पिता की हेल्प किया करते थे, उनका सहयोग किया करते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादाजी के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं भी पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि कहीं हड्डी पसली एक कर देगा।
ठीक है। इसीलिए मैं इस ताक में रहता था कि कोई दादाजी को समझा दे कि मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। देखिए, वो एक किसान का बच्चा है, किसान के बेटे हैं, और वो बता रहे हैं कि मुझे डर लगता था इस बात को बोलने में अपने पिताजी को कि मैं पढ़ने जाऊंगा, लेकिन इस बात की ताक में भी मैं हमेशा रहता था कि कोई उन्हें समझा दे, इस बात को बता दे कि पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी होता है। और उन्हें विश्वास था, वो मन में इस बात को जानते थे कि अगर वो जिंदगी भर भी केवल खेती करते रहेंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि ठीक है, अच्छी बात है, खेती करना भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बिना पढ़े लिखे होकर अगर आप पढ़े लिखे होकर अगर खेती करेंगे तो आप उसमें और इनोवेटिव तरीके निकाल सकते हैं और अच्छे से खेती कर सकते हैं। बहुत सारे संसाधन आप जुटा सकते हैं, बहुत सारे अलग तरीके से, यानी कि आप उसमें भी क्रांति ला सकते हैं अगर आप शिक्षित हैं। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि जो बालक था वो यहाँ पर सोच रहा है जो बाबा के समय था, अब वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते थे। देखिए, आप लोगों को मौका मिल रहा है पढ़ने का, अगर आप लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे, आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे, तो ये आपका फॉल्ट है, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है। आपके माता पिता इतनी मेहनत करके, इतने बहुत ज्यादा अपने तरीके जुटाकर लगाकर आपको यहाँ तक पहुंचाया है, उन्होंने यहाँ तक आपको पढ़ाया है, और आगे भी वो हिम्मत करते हैं कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपकी चॉइस के हिसाब से वो आपको कॉलेज दिलवाएं, आपको पढ़ाएं, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, है ना। तो अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका फॉल्ट है। लेकिन बच्चा देखिए, क्योंकि जिसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है, वो ये सोच रहा है कि काश मुझे स्कूल जाने को मिले, मैं पढ़ सकूं, जीवन में आगे बढ़ सकूं, कुछ अलग काम, हटके कुछ अलग काम अपने जीवन में, अपने परिवार की जो परंपरा है उससे कर सकूं। तो इस तरह के विचार उनके अंदर चलते रहते थे। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पिरोने का कोल्हू चलाना होता है। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पिरोने का कोल्हू चलाना होता है। तो क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं, यहाँ पर ज्यादातर जो है मैदानी इलाका नहीं है, ज्यादातर पहाड़ी ही इलाका है, और ईख यानी कि गन्ने की खेती यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होती है जितना कि बाकी राज्यों में होती है, जैसे यूपी, उत्तर मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा। तो यहाँ पर तो थोड़ा कम होती है, लेकिन बाहर की जो अन्य राज्य हैं वहां पर गन्ने की, यानी कि ईख किसे कहते हैं, गन्ना। आपने छोटी क्लासेस में जब अ से अनार, आ से आम पढ़ते होंगे तो बड़ी ई से ईख पढ़ा होगा। तो ईख यानी कि गन्ने का जो कोल्हू है उसको चलाना होता था, उसका रस निकालना होता था, जिससे गुड़ बनाने की प्रक्रिया जो है चलती है। तो ये काम दिवाली बीत जाने के बाद शुरू होता था। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया जाए तो दादाजी की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते हैं तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती है और भाव नीचे उतर आते हैं। शुरुआत में कोई भी चीज बनती है तो उसके भाव हमेशा ज्यादा होते हैं, और बाद में जब वो धीरे धीरे सब जगह बिकने लग जाती है, सब जगह बनने लग जाती है, तो उसके भाव जो है कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर दादाजी की जो ये सोच थी, बच्चा कहता है कि काफी हद तक जो है ठीक थी। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता था, और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता था। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया जाए तो गुड़ जरा ज्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस
में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादाजी की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए, इसीलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू हो जाता था। तो ये बात वो बच्चा बता रहा है। इसी कारण इस वर्ष भी शुरू हुआ, और यही कारण था कि इस वर्ष भी जो उनका कोल्हू था वो पहले शुरू हो गया सबसे, और हम उससे जल्दी निपट गए। और क्योंकि जब काम जल्दी शुरू हो गया तो जल्दी भी खत्म हो जाएगा, तो वो बच्चा कहता है कि हम जल्दी उस काम से निपट गए, आगे के कामों में लग गए। सभी जन धूप पे लेटे हुए थे, क्योंकि दिवाली के बाद सर्दियां आ जाती हैं, ठंड आ जाती है। माँ धूप में कंडे थाप रही थी, और आप जिस तरह से यहाँ पर चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि जो बच्चा है उसकी जो माता है वो कंडे, यानी कि कंडे होते हैं गोबर के उपले। जब गाय के गोबर को एकत्रित करके रखा जाता है और धूप होती है तो उसे हाथों से थेप कर उसको दीवारों पर सुखाने के लिए चिपका दिया जाता है, तो उसे गोबर के कंडे कहते हैं। और मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे हम दोनों ही, इसीलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए, और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। अब क्योंकि बच्चे अक्सर अपनी जो मन की बात है वो अपने पिताजी को ना बताकर माता को जल्दी कोई भी बात बता देते हैं। उनको पता है कि उनकी माँ डांटेगी नहीं, या उनकी माता हमेशा पहली बारी में विचार ही करेगी अपने बच्चे की बात पर। तो लेखक ने भी यहाँ पर वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी माता को ही इस बारे में बताना जरूरी समझा। उन्होंने कहा, क्योंकि वो दोनों काम में लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ बातें तो हो ही रही थी, तो उन्होंने सोचा कि ये बात भी बोल दी जाए कि मुझे विद्यालय जाना है या मुझे पढ़ना है। देखिए, जो चित्र आपको दिखाया जा रहा है इसमें दोनों ही अपने कामों में लगे हुए हैं, और ये ग्रामीण एक वातावरण, ग्रामीण एक परिवेश आपको यहाँ पर दर्शाया हुआ है। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं? पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है माँ के मन में जंगली सुअर जो है वो बहुत गहराई से बैठा हुआ था। यहाँ पर उनकी माँ कहती है कि जो उनके घर के लोग हैं वो पढ़ने लिखने की बात को सुनकर गुर्राने लगते हैं, यानी कि क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। और माँ कहती है तुझे तो मालूम है, यानी कि माँ के मन में जो जंगली सुअर है, क्योंकि खेतों को नुकसान पहुंचाने के लिए, फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए, और सब्जियों की जो फसल लगी है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए अक्सर शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली सुअर आकर वहां पर तबाही मचा देते हैं। तो ग्रामीणों के मन में इस बात की जो दहशत है वो हमेशा ही बनी रहती है। अब मट्ठा, यानी कि खेती के सभी काम बीत गए हैं। अब खेती के जो सर्दियां हैं तो लगभग खेत के सारे काम बीत चुके हैं। मेरे लिए अब कुछ करना तो नहीं रह गया है, इसीलिए कहता हूं तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूंगा तेरे साथ, तू उन्हें सब कुछ समझाकर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। देखिए कितनी ज्यादा इच्छा उस बच्चे के मन में पढ़ने की थी, स्कूल जाने की थी, विद्यालय जाने की थी, कि वो अपनी माता को मनाता है और कहता है कि आप अब दादाजी से आप दत्ताजी राव जो है, यानी कि जो अध्यापक हैं, उनसे बात करो और वही हमारे दादाजी को समझाएंगे, यानी कि पढ़ने के लिए पढ़ना बच्चों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, इस बात के लिए वो प्रेरित करेंगे। ठीक है चलेंगे, माँ ने कहा। हाँ, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी, क्योंकि माँ को भी पता था ये जो बात है ये असंभव है। तो माँ ने ठीक है चलेंगे तो बोला, लेकिन उनके जो आवाज थी उसमें उदासी थी, एक अनिश्चितता थी कि हाँ ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, और वो भी कंफर्म थे कि हाँ इतने से भी शायद बात नहीं बनेगी। लेकिन
वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार है। और उनको पता था कि उनकी माँ भी अपने बच्चे का मन रखने के लिए वहां यानी कि अध्यापक के पास जाने के लिए तैयार है। मेरी तड़पन समझती थी। 7वीं तक पढ़ने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। बच्चे की जो तड़प थी पढ़ाई के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, विद्यालय जाने के लिए, वो माँ जो है उस तड़प को समझती थी। और बच्चे की 7वीं तक की पढ़ाई करने का जो मन में एक तैयारी उसने कर रखी थी, ठान रखी थी, लेकिन उसके दादाजी के आगे उसका जो बस है वो नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव को सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देते हैं, खेती के काम में हाथ नहीं लगाते हैं। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर में आजादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसीलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर दिया है, मुझे खेती में जोत दिया है। और यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि अच्छी तरह सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देख। यानी कि अब वो इस बात को सुनकर जो दत्ताजी थे वो थोड़ा सा चिढ़ गए, गुस्सा हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आप अपने काम के लिए, अपने घूमने के लिए एक छोटे से बच्चे को, जिसकी अभी पढ़ने की उम्र है, जिसकी अभी विद्यालय जाने की उम्र है, शिक्षा ग्रहण करने की उम्र है, और फिर उस बच्चे की जो खुद अपने मन से पढ़ना चाहता है, जिसकी इच्छा है कि वो पढ़े, आगे बढ़े, अपने जीवन में कुछ करे और बाकी बच्चों की तरह वो भी स्कूल जाए, तो ऐसे बच्चे को आप खेती के कामों में लगाकर आप दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। और मैं उसे इस बात के लिए जरूर सुनाऊंगा बातें। तो ऐसा दत्ताजी ने उनसे कहा। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, परीक्षा नजदीक आ गई है। यदि मैं अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी। देखिए कॉन्फिडेंस बच्चे में कितना ज्यादा है। जनवरी आ गई है, फरवरी मार्च में 2 महीने यानी कि मार्च में एग्जाम हो जाते हैं, तो वो कहता है कि मेरे पास 2 महीने हैं, अगर मैं 2 महीने भी स्कूल चला गया, मैं पूरी पढ़ाई का रिवीजन कर लूंगा क्लास 5th की, और मैं इस साल के अंत में यानी कि सब बच्चों के साथ कक्षा 5 जो है वो पढ़ लूंगा, यानी कि कंप्लीट मैं कर लूंगा। तो देखिए कितनी ज्यादा ललक उसके अंदर पढ़ने की है, कितनी ज्यादा इच्छा उसके अंदर पढ़ने की है। तो ऐसा आपने देखा होगा कि आज के समय में भी हमारे समाज में, हमारे आसपास आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम करते हैं, और जिनकी अभी विद्यालय जाने की उम्र है। कई बार आपने देखा होगा कुछ अपनी मजबूरी से करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस बच्चे को आप देखिए कि इस बच्चे का बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो खेती करे, क्योंकि उसका मन है कि वो पढ़ाई करे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इसी तरह की मजबूरी में इस तरह के काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको अपने पारिवारिक कुछ समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका पढ़ने में ही मन नहीं लगता। तो अगर क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वही हमारे आने वाला जो समय है, हमारे जो देश है, हमारे देश का भविष्य है, यानी कि हमारे देश में आने वाला जो समय है, आज के ही बच्चे तय कर सकते हैं कि वो कैसा होगा। तो अगर आप अभी से अपने देखिए शिक्षित होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के समय में। तो अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे काम भी आते हैं, चाहे वो खेती से संबंधित ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी और चीज से रिलेटेड ही क्यों ना हो, तो अगर आप शिक्षित हैं तो उस क्षेत्र में भी आप और अच्छा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, उसमें ही कुछ नई और क्रांति लेकर आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये काम कर रहे हैं तो यही करते रहे, आप उसके साथ साथ आपको शिक्षा ग्रहण करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो इस तरह बच्चा कहता है कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा और मेरा साल बच जाएगा। खेती में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही एक वर्ष बेकार में चला गया। देखिए, आप उस बच्चे की इस ललक से ही मोटिवेट हो सकते हैं, अभिप्रेरणा ले सकते हैं कि उसे कितनी ज्यादा पढ़ने की चाह है, कितनी ज्यादा पढ़ने की इच्छा है। मैंने आपको कहा था ना कि चैप्टर बहुत लेंदी है, चैप्टर लेंदी है, लेकिन आप देखिए इस पार्ट को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस पार्ट की जो एक एक पंक्ति है वो आप में से ही कितने सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन का काम करेगी, अभिप्रेरणा का काम करेगी। कि देखिए, एक बच्चा जो खेती करता है, दिन भर अपने खेतों में काम करता है, वो भी पढ़ने की कितनी ज्यादा इच्छा रखता है। तो भले ही आपके पास भी ऐसे ही कितने सारे काम हो, कुछ भी आपको ऐसी समस्या हो, लेकिन अगर आप साइड बाय साइड, अगर आप थोड़ा भी समय अपनी पढ़ाई के लिए निकालते हैं, आप पढ़ लेते हैं, और आप किसी की मदद लेके भी पढ़ सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई है आप उससे भी पूछ के किसी भी तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा आपको करना भी चाहिए। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद मैं तू भी आ जाना रे छोरा, उन्होंने उस लड़के से कहा। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें आपसे कही है, यह मत बता देना, अक्सर ऐसा हमारे घरों में भी होता है, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। बच्चा डर भी रहा है क्योंकि उसको मन तो है पढ़ने का, लेकिन उसको डर भी अपने दादाजी का बहुत ज्यादा है उसके मन में। और फिर क्या था कि माँ अकेली साग भाजी देने आई थी और यह बात बता देंगे तो अच्छा होगा। उसने कहा कि अब सिर्फ ये कहना कि केवल उसकी माँ आई थी सब्जी और रोटी देने के लिए, बाकी कुछ मत कहना। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूंगा, देख उसके सामने ही तुझसे पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। तो यहाँ पर अब उन्होंने भी कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसी तरह करूंगा, लेकिन मैं जब तुम्हारे सामने उससे ये बात करूंगा तो तुम भी निडर होकर उत्तर देना, बिल्कुल भी डरना मत इस बात से। जी नहीं, मैं माँ के साथ लौट आया, 1 घंटे रात बीते, दादा घर पर आया और मेरे घर में ही था और मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक नहीं दिखाई दिया, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। कुछ काम वाम था? दादा ने अधीरता से पूछा। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, मैं ही हो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले, गणप्पा आए तो उसे खेत पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ और देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। जीम ने यानी कि खाना खाने बुलाया है। अच्छा, मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे, क्यों आया रे छोरी। तो बच्चों, इस पाठ में आपने देखा कि किस तरह एक छोटा बच्चा जो गणप्पा है वो पढ़ना चाहता है, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ अलग अपने जीवन में करना चाहता है, जो कि उसके अभी तक का उसका जीवन है। देखिए, वो कक्षा 5 भी अभी पास नहीं कर पाया है, तो सोचिए वो कितना छोटा बच्चा है और उसके अंदर इतना ज्यादा इच्छा है, इतनी ज्यादा पढ़ने की, जीवन में आगे बढ़ने की। तो ये एक बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए और आपके ही जैसे बहुत सारे बच्चों के लिए कि पढ़ने की इच्छा रखना और उस पर आगे बढ़ना कितनी बड़ी बात है। और इस पाठ को हम अपने अगले सेशन में इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पाठ जितना भी आपने पढ़ा, इसे समझिए और इससे कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।